Hello students, welcome to all of you in this online platform of महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट सागवाड़ा। आज के इस लेक्चर में हम सुपर कंडक्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज़ दी सुपर कंडक्टर एंड व्हाट इज़ दी फिनोमिना ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, कि अति चालकता क्या होता है और पदार्थ जो हैं वो अति चालकता किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, किस स्थिति में जो चालक धातु है वो अति चालक की तरह व्यवहार करते हैं और कौन कौन से इनके एग्जाम्पल हो सकते हैं और किस प्रकार से हम अति चालक को प्रिपेयर कर सकते हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या है। तो आज के इस लेक्चर में हम अति चालक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि चालक धातु जो होते हैं उनमें जो कंडक्शन है वो ज़्यादा होता है, उनमें जो कंडक्शन है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्धचालक और कुचालक। कुचालक में तो कंडक्शन होता ही नहीं है, जीरो कंडक्टिविटी होती है। अर्धचालक का जो कंडक्शन होता है वो चालक धातु से कम जबकि कुचालक से ज़्यादा होता है। और चालक धातु का जो कंडक्शन होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी की चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है। और इसीलिए हम जो होम अप्लाइंसेस है उसमें हम चालक धातु यूज़ करते हैं। कॉपर का जो हमारा कंडक्टर है वो हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें चालक धातु से भी ज़्यादा कंडक्टिविटी करनी है, अगर चालक धातु की जो कंडक्टिविटी है उससे भी ज़्यादा अगर हमें कंडक्टिविटी करनी है, चालकता को और बढ़ाना है, हमें चालक धातु की जो कंडक्टिविटी है उससे भी अधिक चालकता करनी है, तो उस कंडीशन में हम क्या प्रोसेस फॉलो करें कि हम चालक धातु से भी ज़्यादा कंडक्टिविटी को प्राप्त कर सकें। और कुछ प्रोसेस फॉलो करने के बाद हमें एक नया फिनोमिना सामने आया और वो फिनोमिना हमारा हो गया अति चालकता। और अति चालकता वह फिनोमिना है जिसके रेस्पेक्ट में जो चालक धातु है वो अति चालक की तरह बिहेव करते हैं, उनकी चालकता चालक धातु की जो चालकता है उससे भी अधिक हो जाती है। और किस तरीके से हम अति चालकता को गेन करते हैं वही हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिनमें अति चालकता का गुण पाया जाता है और सभी पदार्थों में ऐसा गुण नहीं पाया जाता है। तो देखो हम किस तरीके से अति चालकता को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो देखो हमने ये पढ़ा है कि अगर चालक धातु जो है उसमें अगर तापमान में वृद्धि कर दें, चालक धातु में अगर हम तापमान में वृद्धि कर दें तो क्या होता है, उनकी प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा है कि अगर हम चालक धातु में मान लो कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, अगर उनमें हम तापमान में वृद्धि कर दें, ताप बढ़ा दें, तो उस कंडीशन में उनकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है ना। और अगर हम तापमान को कम कर दें तो प्रतिरोधकता कम हो जाती है। तो अगर हमें इस चालक धातु को अति चालक की तरह व्यवहार करवाना है तो उस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि उसके तापमान में कमी लानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम किसी कॉपर धातु को, किसी चालक धातु को अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उस एक्सपेरिमेंट करते समय हम उस चालक धातु को रूम टेम्परेचर से कम टेम्परेचर में तो रख नहीं सकते। अभी जैसे कि रूम टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज, तो रूम टेम्परेचर तो होगा ही वहाँ पर। लेकिन अगर हम इसके टेम्परेचर को और कम कर दें तो उसकी प्रतिरोधकता में कमी आ सकती है, और प्रतिरोधकता में कमी आ जाएगी तो इसकी चालकता बढ़ जाएगी। और यही हमारा मेन एम है कि हमें चालक धातु की प्रतिरोधकता को कैसे भी करके कम करना है। और अगर प्रतिरोधकता कम हो गई तो चालक धातु की चालकता बढ़ जाएगी, और अगर चालकता बढ़ गई तो वह पदार्थ अति चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो देखो कुछ इस तरीके से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं कि ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर प्रतिरोधकता का मान तेजी से घटता है। देखो हम जो ताप जो उस चालक धातु का रखेंगे वो कुछ सर्टेन टेम्परेचर रहेगा, वो फिक्स नहीं रहेगा, वो कुछ सर्टेन रहेगा, डिफरेंट मेटर के लिए अलग अलग रहेगा, सबके लिए सेम नहीं रहेगा। और कोई फिक्स टेम्परेचर रहेगा, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो चालक धातु वो क्या करेगा, उसकी प्रतिरोधकता को खो देगा, शून्य कर देगा उसकी प्रतिरोधकता को। तो देखो ऐसे पदार्थ या धातु जिनमें एक निश्चित ताप पर कुछ फिक्स टेम्परेचर रहेगा जिस पर उनकी प्रतिरोधकता का जो मान है वो तेजी से घटकर शून्य हो जाता है, इन पदार्थों या धातुओं को अति चालक पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को अति चालकता कहते हैं। अति चालकता इनका गुण है और जो पदार्थ अति चालकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं वे पदार्थ अति चालक पदार्थ कहलाते हैं। तो देखो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि कुछ
सर्टेन टेम्परेचर पर, किसी निश्चित ताप पर उनकी प्रतिरोधकता का जो मान है वो घटकर शून्य हो जाता है। और इन पदार्थ को हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा इनके इन गुण को अतिचालकता कहते हैं। जो पदार्थ इस गुण को प्रदर्शित करते हैं उसको हम अतिचालक पदार्थ कहते हैं तथा इनके इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिखे हुए कि कौन कौन से पदार्थ अतिचालकता को प्रदर्शित करते हैं। तो पहला हमारा एग्जाम्पल है मरकरी, पारा, Hg, जो कि हमारे थर्मोमीटर में यूज होता है ना। टेम्परेचर मेजरमेंट वाले जो डिवाइस होता है हमारा थर्मोमीटर, उसमें मरकरी यूज होता है। तो देखो, अगर मरकरी को हम 4.2 केल्विन तापमान पर रखें, अगर हम मरकरी का जो तापमान है वो 4.2 केल्विन कर दें, तो उस कंडीशन में जो मरकरी है वो अतिचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, और केल्विन क्या है? हमारे टेम्परेचर का SI यूनिट है, तापमान का SI मात्रक है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है नियोबियम Nb, ये 9.2 केल्विन पर क्या करेगा? अतिचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करेगा। तो आपको ये दो एग्जाम्पल लर्न रखने हैं कि मरकरी तथा नियोबियम एक निश्चित ताप पर 4.2 केल्विन तथा 9.2 केल्विन पर क्या करते हैं? अतिचालक पदार्थ की तरह व्यवहार करते हैं, उनकी चालकता बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कुछ निश्चित ताप पर ये पदार्थ जो है वो अतिचालक की तरह व्यवहार करते हैं, तो उस निश्चित ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप, TC से प्रदर्शित करते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो देखो, एग्जाम में 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। तो चलिए हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जिस ताप पर अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं, जिस ताप पर पदार्थ अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं, वह ताप उस पदार्थ का क्रांतिक ताप कहलाता है। देखो, यहाँ पर जो मरकरी है वो 4.2 केल्विन पर क्या करता है? अतिचालकता को प्रदर्शित करता है। तो 4.2 केल्विन मरकरी के लिए क्रांतिक ताप हो गया। नियोबियम के लिए क्रांतिक ताप क्या हो गया? 9.2 केल्विन। तो जिस ताप पर, जिस निश्चित ताप पर पदार्थ क्या करते हैं? अतिचालकता के गुण को प्रदर्शित करते हैं, उस निश्चित ताप को क्रांतिक ताप कहते हैं। तो यहाँ पर जिस ताप पर पदार्थ अतिचालकता प्रदर्शित करते हैं, उसी ताप को, उस पदार्थ का क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे मेसनर प्रभाव। देखो, अतिचालकता जब प्रदर्शित होती है तो उस कंडीशन में जो हमारे चालक पदार्थ है उनका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य हो जाता है। जो पदार्थ अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं उस दौरान क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है, और इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहते हैं। देखो, जब मरकरी और नियोबियम अतिचालकता को प्रदर्शित करते हैं तो उस कंडीशन में उनमें चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। तो देखो, अतिचालकता के दौरान पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहते हैं। तो जो प्रभाव अतिचालकता का गुण प्रदर्शित करते हैं, तो अतिचालकता के दौरान पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य हो जाता है। इस प्रभाव को मेसनर प्रभाव कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में एग्जाम में पूछ सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट हम कुछ इसके उपयोग देखने वाले हैं कि अतिचालकता के उपयोग क्या है। आखिर हमने अतिचालक पदार्थ बना दिया है तो उनके उपयोग भी तो होने चाहिए। तो देखो, आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हाई लेवल की टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें अतिचालक पदार्थ का यूज़ होता है, क्योंकि अतिचालक पदार्थ को बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा ये कॉस्टली होते हैं, एंड दैट्स वाई इनके जो एप्लीकेशंस है वो भी बहुत रेयर है। तो देखो, अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबक बनाने में, जहाँ पर हमें बहुत ही हाई मात्रा में, हाई लेवल में चुंबकीय क्षेत्र की रिक्वायरमेंट हो, वहाँ पर ये पदार्थ हम यूज़ करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, ट्रांसफार्मर में अतिचालक पदार्थ यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर में अतिचालक पदार्थ यूज़ करते हैं, जहाँ पर हमें एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा चाहिए, दक्षता बहुत ज़्यादा चाहिए, जहाँ पर हमें लॉस की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, लॉस हम वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हो, वहाँ पर अतिचालक पदार्थ यूज़ करते हैं। तो ये हमारे अतिचालक पदार्थ के 2 एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये भी आपको लर्न रखने हैं कि अत्यधिक चुंबकीय क्षेत्र वाले चुंबक बनाने में, ट्रांसफार्मर में और सुपर कंप्यूटर में। देखो, हमने एक ग्राफ यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि प्रतिरोधकता और क्रांतिक ताप में किस प्रकार से रिप्रेजेंटेशन बिहेवियर रहता है दोनों के बीच में। तो किस तरीके का बिहेवियर रहता है, ये टेम्परेचर है हमारा, और क्रिटिकल टेम्परेचर पर आप देख पा रहे हो तो क्या होता है अतिचालक पदार्थ में कि क्रिटिकल टेम्परेचर में वो अतिचालकता को शो कर रहे हैं। देखो, उनकी प्रतिरोधकता में कमी आएगी और वे अतिचालकता को शो कर रहे हैं। तो ये हमारा ग्राफ हो गया प्रतिरोधकता और तापमान के बीच में।
ठीक है, ये भी एग्जाम में अगर 1 मार्क्स में पूछे कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दी प्रतिरोधकता एंड क्रांतिकता, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड रेजिस्टिविटी, ठीक है, इन दैट केस यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम. ओके, सो नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल. अब हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक सेल. विद्युत सेल क्या होता है? तो आप सबने देखा होगा कि विद्युत सेल जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है. तो विद्युत सेल एक युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है. और विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं. आपने 9 वोल्ट की बैटरी देखी है, तो देखो विद्युत सेल में 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है. और दोनों टर्मिनल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है और इसी कारण से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है. ठीक है, तो विद्युत सेल एक ऐसी युक्ति होती है जो कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करती है और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है और पर्टिकुलर अप्लायंस को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं. अब विद्युत सेल 2 प्रकार के होते हैं. कुछ ऐसे सेल होते हैं जिनको हम एक बार यूज करके उनको फेंक देते हैं, उनको वापस चार्ज नहीं कर सकते. और कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको हम बार बार चार्ज करके यूज कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग टू चार्जिंग, जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमने सेल को 2 टाइप में डिवाइड किया है. एक हो गए हमारे प्राथमिक सेल और दूसरे हो गए हमारे द्वितीयक सेल. तो इनको हम 1 बाय 1 देखने वाले हैं. देखो प्राथमिक सेल क्या होता है, तो वे सेल जो एक बार रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं और फिर इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, अतः इनको केवल एक बार ही उपयोग में लाया जा सकता है, उन्हें प्राथमिक सेल कहते हैं. देखो ऐसे सेल जिनको हम एक बार ही उपयोग में ले सकते हैं, एक बार हमने उसको बैटरी में कनेक्ट कर दिया, इसके बाद वहाँ रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्जन हो जाएगा और सेल की जो टोटल एनर्जी है वो कंजप्ट होने के बाद हमको उसको वापस से चार्ज नहीं कर सकते और वो रीयूज नहीं हो सकते, उनको हम फेंक देते हैं. उस प्रकार के जो सेल होते हैं उनको प्राथमिक सेल कहते हैं, प्राइमरी सेल कहते हैं. और इनके एग्जाम्पल है शुष्क सेल और डेनियल सेल. नेक्स्ट हम देख रहे हैं द्वितीयक सेल. अब ऐसे कौन से सेल हैं जिनको हम रीयूज कर सकते हैं, वापस चार्ज कर सकते हैं? तो ऐसे सेल जिनमें क्या होता है कि पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, मीन्स हम पहले चार्जिंग कर देते हैं. देखो विद्युत ऊर्जा मेन सप्लाई में आती है, वहां से उस सेल को हम चार्ज कर देते हैं और उसमें रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, रासायनिक ऊर्जा में स्टोर कर लेते हैं. तो देखो अब द्वितीयक सेल में क्या है कि हम पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, मीन्स हम पहले सेल को चार्ज करते हैं. तो देखो मेन सप्लाई में क्या आती है, विद्युत ऊर्जा, उसको हमने रासायनिक ऊर्जा में बदलकर उस सेल को चार्ज कर दिया और उसके बाद हम वापस क्या होगा, उस सेल को चार्जिंग से हटा देते हैं और चार्ज हो जाने के बाद वापस उस सेल को हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वापस रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलेगी और सेल वापस डिस्चार्ज हो जाएगा. तो फिर हम उसको चार्ज करेंगे, तो बार बार चार्ज कर हम उस सेल को यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं. तो इस टाइप के जो सेल होते हैं उसको हम द्वितीयक सेल कहते हैं और उसका एग्जाम्पल हमारा हो गया सीसा संचायक सेल. ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है उसमें कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है. विद्युत सेल का कुछ अपना आंतरिक प्रतिरोध होता है, उसका विद्युत वाहक बल होता है और टर्मिनल वोल्टता होती है. और ये हम नेक्स्ट 3 टर्म पढ़ने वाले हैं, आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता. और यहाँ से भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है डेफिनेशन स्मॉल 1 मार्क्स की, कि आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता क्या होता है, या फिर विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य संबंध प्रदर्शित कीजिए, इनके बीच रिलेशन, एक डेरिवेशन है स्मॉल, वो भी एग्जाम में पूछ सकता है. तो चलिए हम वो देखते हैं कि इलेक्ट्रिक जो सेल होता है उसको सबसे पहले हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. जैसे कि हमने रेजिस्टेंस को कुछ रिप्रेजेंट इस तरीके से किया था, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये कैपेसिटर है, हमने कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, ये रिप्रेजेंटेशन है ना. तो इस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो देखो सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से है कि सेल में एक नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होता है और सेल का अपना खुद का ईएमएफ होता है और सेल का रेजिस्टेंस होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस. देखो ये सेल का सिंबल है, सेल का सिंबल कुछ इस तरीके से होता है कि सेल जो है उसका ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल जिसको हम कहते हैं, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और सेल का अपना खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है. तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है. तो सेल जो है उसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, जैसा कि हमने यहाँ पे सिंबल में बताया. तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है. तो ये आंतरिक प्रतिरोध किसके द्वारा डेवलप किया जाता है, ठीक है. तो वो देखते हैं हम कि विद्युत सेल के भीतर धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं. देखो विद्युत सेल हम जब प्रिपेयर करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है उसके मार्ग में जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं.
विद्युत सेल के भीतर धारा के मार्ग में, मतलब विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब ये आंतरिक प्रतिरोध किसके द्वारा डेवलप किया जाता है? सेल में कौन रेस्पॉन्सिबल होता है ये आंतरिक प्रतिरोध को डेवलप करने के लिए? तो देखो, आंतरिक प्रतिरोध को डेवलप करने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, तो विद्युत सेल में जो आंतरिक बाधा उत्पन्न होती है वो किसके द्वारा होती है? तो वो विद्युत अपघट्य पदार्थ के द्वारा होती है। जो सॉल्यूशन हम सेल में फिल करते हैं, जैसे कि H2SO4 है ना, उस सॉल्यूशन के द्वारा, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, विद्युत अपघट्य जो पदार्थ होता है, उसके कारण बाधा उत्पन्न होती है सेल में। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं विद्युत वाहक बल और टर्मिनल वोल्टता के मध्य क्या अंतर है। तो देखो, सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको हम कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एकांक आवेश को परिपथ में बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य। एकांक आवेश को परिपथ में बहने के लिए या प्रवाहित होने के लिए सेल द्वारा किया गया कार्य उस सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। मतलब एकांक आवेश को उस सेल में हम प्रवाहित करने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, एक आवेश को, एकांक आवेश को प्रवाहित होने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, उसी को हम उस सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। हम उसको दूसरे तरीके से, इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जब सेल में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, जब सेल में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं हो रही हो, तो उस स्थिति में दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ये दो प्रकार की हमने डेफिनेशन डिफाइन की है। आपको इसमें जो भी डेफिनेट लगे वो आप यूज़ कर सकते हो और एग्जाम में आपको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं टर्मिनल वोल्टता के बारे में, कि टर्मिनल वोल्टता क्या होता है। तो देखो, एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक सेल के बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य। एकांक आवेश को सेल के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल, देखो टर्मिनल वोल्टता मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाहरी परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल की टर्मिनल वोल्टता कहता है। या फिर हम इसको दूसरे तरीके से यूं कह सकते हैं कि सेल के दो टर्मिनलों के बीच में उत्पन्न होने वाला विभवांतर सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाता है। और टर्मिनल वोल्टता को हम V से प्रदर्शित करते हैं और विद्युत वाहक बल को हम E से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं कि जो टर्मिनल वोल्टता और जो विद्युत वाहक बल है उनमें संबंध क्या है। उनमें एक रिलेशन है कि टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल में एक रिलेशन है, उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो जैसा कि हमने सेल का सिंबल देखा कि सेल के सिंबल में एक तो EMF होता है और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। ये टोटल हमारा सेल का सिंबल है और उस सेल को हमने एक प्रतिरोध से कनेक्ट कर दिया है, लोड प्रतिरोध से कनेक्ट कर दिया है। और आप सब जानते हो कि जो धारा है, विद्युत धारा है, वो धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है। तो यहाँ पे एक करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू निकालें तो ओम के नियम से हमने ये पढ़ा है कि I इक्वस टू क्या होता है, V/R। V इक्वस टू IR होता है तो I इक्वस टू V/R। तो यहाँ पर वोल्टेज क्या है, तो देखो वोल्टेज यहाँ पर हो गया E। तो देखो हमने V की जगह क्या लिख दिया है, E। लेकिन जो टोटल रेजिस्टेंस कितना है वो देखो, एक तो लोड रेजिस्टेंस है और एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो ये दोनों ऐड कर दिए हमने, R+R। तो डिवाइड में क्या आ जाएगा, R की जगह R+R। ठीक है, देखो I इक्वस टू V/R होता है और V की जगह हमने लिख दिया E, EMF, और रेजिस्टेंस क्या हो गया, R+R। ठीक है, अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, IR+IR इक्वस टू E। और यहां से जो IR है उसकी जगह हमने वोल्टेज लिख दिया क्योंकि V इक्वस टू IR होता है और ये हो जाएगा IR इक्वस टू E। तो यहां से V इक्वस टू क्या हो जाएगा, E माइनस IR। IR को हमने बाई TP कर दिया राइट हैंड साइड, सो V इक्वस टू E माइनस IR। और ये हमारा रिलेशन है टर्मिनल वोल्टता और विद्युत वाहक बल के मध्य। यहाँ पर V क्या है, सेल की टर्मिनल वोल्टता, E क्या है, विद्युत वाहक बल, I विद्युत धारा, और R जो है वो सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टता एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर. If you have any kind of doubt regarding the cell, regarding the superconductivity, अतिचालकता and critical temperature, regarding the Meissner effect, in that case you can comment in our doubt section and your doubt will be definitely solved in our next lecture. Thank you.